नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज परिभाषा प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है। परिभाषा प्रकरण के प्रारंभ से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि परिभाषा किसे कहते हैं। मैं इस समय जो सूत्र के 6 भेदों की चर्चा की गई है उसके अंतर्गत जो परिभाषा सूत्र है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा। परिभाषा का लक्षण है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, अर्थात जहाँ पर कोई यह नियम न हो कि यह कार्य पूर्व में हो या पर में हो, वहाँ यदि कोई लक्षण आकर के यह कह दे कि यह कार्य तो पूर्व में ही होगा, पर में नहीं होगा, तो इस तरह से नियम करने वाली परिभाषा कहलाती है। इसी तरह से कोई कार्य व्यवहित में हो या अव्यवहित में हो, इसका कोई नियम न होने पर एक विशेष नियम हो जाए कि यह कार्य तो अव्यवहित में ही करना है, तो वो नियम करने वाली परिभाषा कहलाएगी। इसको उदाहरण से हम आगे समझेंगे कि जब आप यण संधि करेंगे तो यण संधि का सूत्र इको यणचि में कहा जाता है कि अच पर में रहने पर एक को यण हो। अब यहाँ अव्यवहित एक को यण हो या व्यवहित एक को यण हो, इस तरह का कोई नियम न होने पर तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य यह परिभाषा कहती है कि अव्यवहित पूर्व वाले एक को ही यण होगा। तो इस तरह से यहाँ अच से अव्यवहित पूर्व वाले एक को ही यण का विधान किया जाता है। तो अव्यवहित और व्यवहित दोनों एक को यण की प्राप्ति के समय अच से अव्यवहित एक को यण हो, इस तरह से नियम निर्धारित करने के कारण तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा है और उसे हम परिभाषा सूत्र कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं आएंगी। इन सब की चर्चा सिद्धांत कौमुदी में परिभाषा प्रकरण में परिभाषा प्रकरण में चर्चा की जाएगी। एक एक करके हम उन सभी परिभाषा सूत्रों की चर्चा करेंगे। इसमें से पहला सूत्र है एको गुण वृद्धि। इससे पहले गुण संज्ञा सूत्र को हम पढ़ चुके हैं, अधिगुण सूत्र, और वृद्धि संज्ञा के सूत्र को भी पढ़ चुके हैं, वृद्धिरादैच सूत्र। यहाँ पर इस सूत्र में पूर्व वाले जो सूत्र अधिगुणा, उससे गुण पद की अनुवृत्ति होती है, और जो पूर्व वाला सूत्र वृद्धिरादैच, उससे वृद्धि पद की अनुवृत्ति होती है। और चूंकि इस सूत्र में गुण वृद्धि पद का पहले से उल्लेख है ही, तो दो दो गुण पद और दो दो वृद्धि पद हो जाते हैं। और इकह सूत्र में है
तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ निकल के आता है, यदि गुण या वृद्धि के रूप में गुण अ ए ओ किया जाए और वृद्धि के रूप में यदि आप आ आई औ का विधान करें तो वहां पर इकह यह षष्ठ्यंत पद उपस्थित हो जाता है, अर्थात वह गुण आप एक के स्थान पर ही करेंगे और वह वृद्धि आप एक के स्थान पर ही करेंगे, ऐसा सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र का अर्थ बतलाते हुए कहा है, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र एकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अ ए ओ इन तीन वर्णों का विधान गुण के रूप में करेंगे तो आप एक के स्थान पर ही करेंगे। जिस सूत्र के द्वारा गुण का विधान किया जाएगा वहां पर आप एक को ही गुण करेंगे, अन्य के स्थान पर नहीं करेंगे। अथवा आ आई औ वृद्धि के रूप में जब किसी वृद्धि विधायक सूत्र के लिए विधान किया जाएगा तो वह एक पद एक के स्थान पर में ही होगा। यहाँ जो एक है वह एक का जो षष्ठ्यंत पद एक है उसका अनुकरण है। यद्यपि षष्ठ्यंत का अनुकरण होते हुए यह प्रथमांत पद है सूत्र में, इसलिए लिखते हैं एकः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। जो यह एकः षष्ठ्यंत पद है अनुकरण वाला, यह पद उपस्थित होता है, यह सूत्र का अर्थ है। अब उदाहरण में इसे समझना आवश्यक होगा। जैसे गुण करने वाला सूत्र है सार्वधातुक अर्धधातुकयोः। यह कहता है सार्वधातुक तथा अर्धधातुक प्रत्यय पर में रहने पर गुण हो, क्योंकि सूत्र में तो सार्वधातुक अर्धधातुकयोः ये ही दो पद हैं। अब यहां पर गुण पद की अनुवृत्ति होती है, इसलिए धातु का अधिकार भी है और अंगस्य का भी अधिकार आ रहा है। अब चूंकि यह सूत्र गुण करने को कह रहा है, तो जब यह सूत्र गुण के रूप में विधान करने को कह रहा है तो वहां एको गुणवृद्धि सूत्र से एकः इस पद की उपस्थिति हो जाती है और अंगस्य जिसका अधिकार है उसके साथ और जो धातु का अधिकार है उसके साथ इसकी एक वाक्यता होती है। इसलिए अंग के साथ एक वाक्यता होने के कारण इगंतांगस्य और धातु के साथ एक वाक्यता होने के कारण धातु हो, तो इगंतांगस्य धातु इगंतांगस्य गुणस्यात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः परयोः। अर्थात सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय पर में रहने पर धातु का अवयव अंग संज्ञा रूप वाला जो एक, उस एक के स्थान पर गुण हो। उदाहरण के तौर पर जब आप गुण करेंगे तो वहां पर ध्यान रखना होगा कि हम
इक को ही गुण करेंगे, अन्य किसी वर्ण को गुण नहीं करेंगे। अब जैसे भवती करते हैं तो भवती में जो भू शप है, यह शप सार्वधातुक है और शप प्रत्यय पर में रहने के कारण तिंग प्रत्यय या तिंग प्रत्यय पर में रहने के कारण धातु की अंग संज्ञा होती है। और यहाँ धातु भू जिसकी अंग संज्ञा हुई है प्रत्यय पर में रहने के कारण, क्योंकि अंग संज्ञा का सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है वह आदि में हो, तो विहित प्रत्यय के पर में रहने पर उसकी अंग संज्ञा होती है। यदि हम तिप प्रत्यय को लें तो धातु से है, यदि शप प्रत्यय को लें वह भी धातु से है। इसलिए शप प्रत्यय पर में रहने पर या तिंग प्रत्यय पर में रहने पर इगंतांग जो धातु जो भू धातु उसके इक को गुण होकर के ओ बनता है और फिर एचो यवा यावा से अब आदि करके भवती रूप बनता है। इसी तरह से मिदेर गुणा है। यहाँ पर जब मिद धातु को गुण करेंगे तो यहाँ मिद धातु में आप इक जो है धातु का अवयव उसी को गुण करेंगे। इसलिए मिद धातु में जो ई है उस ई को गुण करके मेद बन जाता है। इसी प्रकार जब आप वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करते समय मृजेर वृद्धि है। यहाँ पर री की वृद्धि आर होगी, तो मृज धातु में आप एक की ही वृद्धि करेंगे और वो एक यहाँ पर री है, इसलिए री की वृद्धि आर हो जाती है, तो बनता है वहां पर जैसे मार्ष्टी रूप आप बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यदि गुण के रूप में आप गुण का विधान करेंगे तो इकह इस षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति होगी, और वृद्धि के रूप में यदि वृद्धि का विधान करेंगे तो वहां पर भी इकह इस षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति होती है। लेकिन गुण होने पर भी यदि कोई स्थान पहले से निर्धारित हो तो वहां एकह पद की उपस्थिति नहीं होती है। जैसे उदुपधाया गोहा। अब यहाँ पर यद्यपि वहां पर उपधा को उत हो रहा है तो यहाँ उत गुण नहीं है, तो यहाँ पर इसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन एक सूत्र है त्यदादि नामः। त्यदादि गण में पठित जो शब्द उसका जो वर्ण उसमें अ आदेश होता है। और यद्यपि गुण तो है लेकिन यहाँ गुण के रूप में विधीयमान नहीं है, इसलिए एकह पद की अनुवृत्ति नहीं होती है, बल्कि त्यदादि नाम में षष्ठी है तो अलोन्त्यस्य परिभाषा की उपस्थिति होकर और जो त्यदादि गण पठित शब्द उसके अंत्य अवयव जो अल उसके स्थान में अ आदेश होता है। तो इस तरह से आपको यह ध्यान रखना होगा कि केवल गुण वाले वर्ण नहीं बल्कि गुण के रूप में यदि विधीयमान हो तभी ये कहा इस पद की उपस्थिति। वृद्धि वाले वर्ण नहीं बल्कि जैसे एक है आ सर्वनामना, यहाँ पर आ तो आदेश होता है लेकिन यहाँ वृद्धि का करके आ आदेश नहीं हो रहा है, इसलिए एको गुण वृद्धि इस परिभाषा की वहां उपस्थिति नहीं होती है। तो इस प्रकार यह परिभाषा गुण और वृद्धि विधायक सूत्र में सहायता करती है। यह भी आप ध्यान रखें कि संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र विधि शास्त्र का उपकारक है, इसलिए इनकी सहायता के बिना विधि जो शास्त्र है उसका संदेह रहित अर्थ
नहीं ज्ञात हो सकता है, इसलिए वृद्धि शास्त्र के यानी विधि शास्त्र के संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र उपकारक माने गए हैं। अब इसी तरह से एक और परिभाषा सूत्र की चर्चा करें। वो सूत्र है अचश्च। जैसे एकह पद में एकह एको गुण वृद्धि में एका षष्ठ्यंत था, ऐसे ही यहां पर अचह पद भी षष्ठ्यंत है। अब यह परिभाषा सूत्र कह रहा है किसी भी विधि सूत्र के द्वारा यदि आप ह्रस्व, दीर्घ या प्लूत का विधान करेंगे तो वहां पर अचह इस षष्ठ्यंत पद की उपस्थिति हो जाएगी। अर्थात आप ह्रस्व अच को ही करेंगे, आप दीर्घ अच को ही करेंगे और प्लूत आप अच को ही करेंगे। इसलिए सिद्धांत कौमुदी में इस सूत्र के अर्थ को बताते हुए भट्टोजी दीक्षित ने कहा है, ह्रस्व दीर्घ प्लूत शब्देर यत्राज विधीयते तत्र अचः इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य से ह्रस्व करेंगे। मान लीजिए चित्र गो है, यहां पर गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य से ह्रस्व करेंगे तो चित्र गो में जो अच है उपसर्जन वाला उसी को ह्रस्व करेंगे, अचः यह उपस्थित हो जाएगा। इसलिए गो के ओकार को ह्रस्व होकर के चित्र गु बनता है। निष्कौशाम्बी में भी हम गोस्त्रियो रूप सर्जन से ह्रस्व करेंगे तो निष्कौशाम्बी में जो अंत्य वर्ण ई है अच, उसे ह्रस्व करके निष्कौशाम्बी बनाते हैं। तो इस तरह से जहां ह्रस्व करना होगा वहां भी अचः पद की अनुवृत्ति होगी और जहां दीर्घ करना होगा वहां भी अचः पद की अनुवृत्ति होगी और जहां प्लूत करना होगा वहां भी अचः पद की उपस्थिति होगी। जैसे दूरा धूते च, इस दूरा धूते च सूत्र से जब हम प्लूत संज्ञा करते हैं तो अच की प्लूत संज्ञा करते हैं। उस अच में जैसे कृष्णा है, इसका टी के रूप में विद्यमान जो अंत्य वर्ण अ है, उस अ को हम प्लूत का विधान करते हैं, क्योंकि प्लूत का जब कभी विधान करेंगे तो वहां अचः इस षष्ठ्यंत पद की उपस्थित हो जाती है। इसी प्रकार ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, इस सूत्र से हम जब अण को दीर्घ करेंगे, यद्यपि वहां पर अण उपस्थित है तो अच के अंतर्गत आने वाला जो अण उसी को दीर्घ करेंगे। चूंकि अण का वहां उल्लेख है इसलिए अन्य अचों को नहीं, परंतु अण भी अच के अंतर्गत आता है तो अण से अतिरिक्त अच की दीर्घ की व्यावृत्ति के लिए वहां पर अणः का उल्लेख किया गया है। तो वहां पर नियम हो जाता है कि ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, इस सूत्र से ढ या र के लोप होने पर उससे पूर्व वाले जो अण वर्ण है उसका तो दीर्घ होगा और अण से अतिरिक्त अच का दीर्घ नहीं होगा। इसी प्रकार तो इस तरह से यह परिभाषा सूत्र अपने विधि सूत्र का भी सहायक होता है, जिस सूत्र के द्वारा ह्रस्व दीर्घ या प्लूत का विधान किया जाता है वहां यह उपस्थित होकर उसकी सहायता करता है। अब इसी तरह से आगम की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आदेश की चर्चा की थी। जो आदेश होता है, आदेशः शत्रुवत् भवति, आदेश तो शत्रु की तरह होता है, अर्थात अपने स्थानी को हटाकर उसके स्थान पर वह आरूढ़ हो जाता है। जिस तरह से